वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 2.1 एक्सरसाइज को जो है वो हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो वो सबसे पहले देख पाएंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.1। इस एक्सरसाइज के अगर जो स्टेटमेंट है इसको अगर पढ़ा जाए, मैं आपके लिए यहाँ पे उर्दू मीडियम की बुक एज ए रेफरेंस देख रही हूँ। बाकी आपका जो भी मीडियम हो, जारी बात है मेथड तो सेम ही होगा, तो इसी के हिसाब से आपने जारी बात अल्फाज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो अदाद की कसूर जो हैं उनको आपने इशारिया में तब्दील करना है, यानी आपको डेसिमल में इनको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन जो बताई गई है वो है मुख्ततम और गैर मुख्ततम, यानी दो तरह के वर्ड जो कि आपके टर्मिनेट या फिर नॉन टर्मिनेट, जो आपकी डिवीजन तकसीम का अमल, जारी बात है आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। तकसीम का अमल, डिवीजन का अमल तो वही है जो आप सीख रहे हैं, जो कि इशारिया में आपको जारी बात है पता है। इशारिया के लिए आपको एक तो इशारिया लगाना पड़ता है, और साथ में जब इशारिया लग जाता है, वजह इसकी क्या होती है, जो वैल्यू आपको दी गई है वो 5/7 है। ठीक है, 5/7 है, यानी 5 छोटी रकम जब हो, ऊपर जिसको आप तकसीम करने वाले टर्म है, जो भी रकम है आपकी, अगर वो छोटी है और बाहर जिससे आप तकसीम करने वाले हैं वो बड़ी है, तो ऐसी सूरत में आपको इशारिये की जरूरत पड़ती है। और सेकेंडली यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट में पहले से बता दी गई बात, आपको स्टेटमेंट समझना आता है कि आया आपको अमल क्या करना है। ठीक है, उन्होंने पहले से कह दिया कि आपको जो अदाद हैं या नंबर जो भी दिए जाते हैं उनको आपने इशारिया में तब्दील करना है, चेंज करना है। और जारी बात है ये तकसीम के अमल से होगा, क्योंकि बटे में लिखा गया या फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ, तो ऐसी सूरत में आपको पता होना चाहिए ये तकसीम का अमल होता है। तो इनको नेक्स्ट जो इन्होंने कंडीशन पहले से आपको बता दी, आपको पहले भी मे भी आपने अगर दूसरी वीडियोस को सुना हो, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में हमेशा बात करती हूँ, कहती हूँ कि आप जो स्टेटमेंट जो आपके सवाल के शुरू में दी जाती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपका एड्रेस होता है, जिस तरह आपको कहीं पे पहुँचना है, किसी मंजिल पर पहुँचना है या अपनी स्कूल कॉलेज की जगह पर पहुंचना है, जब तक आपको इसका एड्रेस पता नहीं होगा तब तक आप वहां पे पहुंच नहीं सकते हैं। यानी आपको एड्रेस पता होना चाहिए कि आया आपको कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है। तो ये जो आपकी अबारत दी जाती है, एक ऊपर जो लिखा जाता है ना, बाज़ दफ़ा इसको देखा ही नहीं जाता, डायरेक्ट सवालों पर आ जाते। कभी मत कीजिए। अगर आपको रियाजी को अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है, किसी दूसरे को समझाना है, तो ये स्टेटमेंट पहले आपको समझनी होती है कि आया यहाँ पे क्या एड्रेस आपको बताया गया, आपकी मंजिल के लिए कौन सा रास्ता बताया गया, कौन सा एड्रेस बताया गया, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी आदत नहीं है तो आप इस चीज़ को अपनी हैबिट बनाएं, पहले इसको समझें, देन आपको रियाजी आएगा। अदरवाइज जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो रियाजी की वजह से ही क्लासेस मिडल हिस्से में छोड़ जाते हैं पढ़ना। समटाइम कुछ बच्चे हाई हिस्से में, जो कि 9th-10th का एक लेवल है, यहाँ पे छोड़ जाते हैं। वजह यही होती है कि समझते ही नहीं है। तो आप जब तक समझेंगे नहीं चीज़ों को, मैथ मुश्किल होगा, अदरवाइज ये इतना मुश्किल नहीं होता है। तो हमारे बच्चों की जो एक ड्रॉप आउट का रेशो है वो जारी बात है मैथ की वजह से ज़्यादातर बच्चे छोड़ जाते हैं, या फिर साइंस या फिर मीडियम का भी हिसाब होता है। समटाइम बच्चों को इंग्लिश जो मीडियम है वहाँ पे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप जिस भी मीडियम से पढ़ें वो कोई इशू नहीं है, बात यह है कि आप समझ के पढ़ें, चाहे उर्दू मीडियम में ही पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें। यही एजुकेशन का मेन मकसद होता है कि आपको समझना आए, आपको ज़िंदगी के हालात, जब ज़िंदगी में जो कि आपको आगे जाके फेस करने की ज़रूरत पड़ती है, वही आज की एजुकेशन जो कि आप ये जमा तफरीक के ज़रिए सीख रहे होते हैं अमल, यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी के जो हालात हैं उनमें भी जो जमा तकसीम हो रही होती है उसको समझने में मदद करते हैं। और जो लोग ज़्यादातर यहीं पे इस चीज़ को, तरीके को छोड़ जाते हैं, समझते नहीं है, तो सारी बात है ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है और इंसान ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाता है। यानी उसका जब हल ही नहीं सोच पाएगा तो इंसान उस मुश्किल से कैसे निकल पाए। तो मुश्किलात का हल ढूंढना चाहिए, ना कि अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को अजाब बनाया जाए या फिर मुश्किलात पैदा की जाए। तो आसानी पैदा करने से जारी बात है आपकी खुद की ज़िंदगी भी आसान होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव रह के जितना सोच सकें या कर सकें।
आई होप आपको ये फैक्ट जो शेयर किया गया बुरा ना लगा हो। इस हवाले से क्या आप सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। तो बैक टू द टॉपिक कि आपको सवाल को समझना है, ठीक है। सवाल की जो स्टेटमेंट है पहले उसको समझना है, फिर आगे जो एक प्रोसेस है वो आपको करना होता है, और उसी में आपका एक तरह से तरीका बताया जाता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को लाजमी समझिए। तो यहाँ पे मुख्ततम या गैर मुख्ततम, जिसको आप इंग्लिश में टर्मिनेटेड या फिर नॉन टर्मिनेटेड कहेंगे, यानी टर्मिनेट होना, एक चीज़ का रुक जाना, बंद हो जाना, प्रोसेस या अमल का ख़त्म हो जाना, ठीक है। और आपको तकसीम का अमल जब आप सीखते हैं तो आपको पता है जब यहाँ पे ज़ीरो आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आप मज़ीद हल ना कर सकें, इसको यहाँ क्रॉस से भी ज़ाहिर किया जाता है कि यहाँ पे आपका अमल जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये इसको नाम क्या दिया गया, ठीक है, रियाजी में नाम क्या दिया गया, मुख्ततम, ठीक है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो मुख्ततम, अगर नहीं ख़त्म हो रहा, क्योंकि इशारिया वाली या इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं होती, यानी उनका प्रोसेस चलता ही रहता है, तो वो उस कंडीशन में आप नाम क्या देते हैं रियाजी में, गैर मुख्ततम, ठीक है, जिसको नॉन टर्मिनेट कहा जाता है। तो ये आपने पॉइंट जो है वो लाजमी पहले क्लियर कीजिए, अच्छे तरीके से सीखिए और आगे अच्छे तरीके से सिखाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सारी बातें पढ़ सकें और रियाजी की वजह से क्लासेस छोड़ने की बजाय आगे बढ़ें और सारी बातें मुल्क की तरक्की का एक हिस्सा बनते हैं। और मुल्क की तरक्की में ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन वाले लोग ही तरक्की में हिस्सा डालते हैं, तरक्की में हिस्सा वो मजदूर भी डालता है जो ईंटें उठा रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तरक्की में किसी का हिस्सा नहीं, तरक्की में एक मुल्क की तरक्की में हर इंसान का हिस्सा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो एसी वाले ऑफिस में बैठने वाले लोग हों। तो आई थिंक सबका एक हिस्सा होता है, लेकिन इन लोगों को अपनी ज़िंदगी के हालात से लड़ना जारी बात है ज़्यादा पड़ता है। सो बैक टू द टॉपिक कि आपके मुख्ततम और गैर मुख्ततम क्या है, यानी जिसका जो प्रोसेस ख़त्म हो जाए वो आपका मुख्ततम में आ जाता है, जिसका नहीं होता है उसका गैर मुख्ततम नाम होता है। वही चीज़ें आप इंग्लिश में भी सीख लीजिए, यानी दोनों यानी आपको दोनों लैंग्वेज या ज़ुबान जो वो सीखेंगे आपका खुद का फ़ायदा होगा, यानी आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों सीखनी चाहिए। तो टर्मिनेट जो हो जाएगा ख़त्म प्रोसेस अमल, वो आपका टर्मिनेट में आ जाता है, जो नहीं होता वो नॉन टर्मिनेट में चला जाता है। तो यहाँ पे तकसीम का अमल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5 है, तो इसके लिए हम क्योंकि छोटी वैल्यू है, ये आपको सारी बातें पहले भी छोटी क्लासेस में सीख चुके होते हैं। जब छोटी वैल्यू हो तो इसका मतलब ये है बाहर अगर बड़ी आ जाए तो आप इशारिया का इजाफा करते हैं, इशारिया लगाया तो दूसरी तरफ इसके ज़ीरो का इजाफा किया जाता है, जो कि तरीके में आता है इसके। तो ज़ीरो लगा तो यही ज़ीरो नीचे भी ये जो इशारिया लगाया गया इसी की वजह से ज़ीरो भी नीचे ऐड हो जाता है, इजाफा हो जाता है, जो कि आप खुद करते हैं। तो यहाँ पे वो सारी बातें तकनीक से करते हैं, वो इशारिया है वही इस चीज़ को जो है वो ऐड करता है। तो 7 को अभी 50, क्योंकि 7 को 5 तकसीम नहीं कर पाता क्योंकि वो छोटा नंबर था, अभी 50 आ गया। 50 के लिए आप सोच सकते हैं कि 7 का पहाड़ा कि या तो 50 आ जाए या 50 से छोटा नंबर कोई आए, ये इससे बड़ा आप नहीं ले सकते हैं। तो 7 को 7 से ज़रब दें तो 7 7 बार 49 होता है, ठीक है। 7 6 को अगर आप ज़रब देते हैं 7 6 बार जो है वो 42 हो जाएगा, तो इसलिए 49 आप ले सकते हैं। 42 छोटा हो जाता है, ज़्यादा नंबर तो वो नहीं लेंगे, तो वो टर्म आप जारी बात है इसको नहीं यूज़ कर सकते। तो 7 पर कर दे 7 7 बार 49 है, तो 7 में से 50 में से 49 तक माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे ये अमल होता है कि आपको यहाँ पे माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 1 बचा, इशारे की वजह से दोबारा 1 आ गया, 1 क्योंकि 7 से छोटा नंबर है तो 7 में 1 नहीं आता, तो इसको जारी बात है इशारिया जो लगाया गया उसका ज़ीरो का इजाफा किया जाता है। वो इससे किया जाता है कि वैल्यूज़ को जो यहाँ पे आ चुके हैं उनको बड़ा करना, जो कि बाहर वाला नंबर है उससे इसको बड़ा होना चाहिए, उसी की वजह से ज़ीरो का इजाफा किया जाता है। 7 को अब 10 के लिए करें, या तो 10 है या फिर 10 से छोटा आ जाए। 7 एक बार 7 है, यहाँ पे 9 आएगा और 1 आएगा, तो यहाँ पे 0.1 है, ठीक है। यहाँ पे 7 था, अभी 7 एक बार 7 है, तो 10 में से 7 गए तो 3 आए, इशारे की वजह से फिर दोबारा से 0 का इजाफा किया जाता है, क्योंकि 3 को 7 जो है वो तकसीम नहीं कर पाता है। 30 के लिए 7
7 4 बार 28 होगा, ठीक है। तो 7 5 बार 35 हो जाता है, 35 आप नहीं ले सकते हैं। तो 28 के लिए अब फिर से एक कैरी किया जाता है, 10 बन जाएंगे, 10 में से 8 गया 2। तो यहाँ से फिर दोबारा से, क्योंकि 2 जो है वो 7 से छोटा है, तो इसलिए 0 का इजाफा किया जाएगा। तो दोबारा से इसके लिए पढ़ा जाएगा 7 2 बार, 7 2 जार 14। तो यहाँ पे दोबारा कितना बचेगा, 20 में से 14 गया तो 6 बचा। अब यहाँ फिर से 0 का इजाफा किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे नंबर आता जा रहा है कोई ना कोई, ठीक है, नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू बच रही है। तो 7 7 8 आर 56 है, ठीक है। तो 60 में से 56 गया तो यहाँ पे 4 आ गया। अगर आप गौर करें अभी भी नंबर आ रहा है, तो 40 के लिए अभी करेंगे तो 7 5 बार 35 होगा, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको नजर आ रहा हो 35। तो 40 में से 35 गया 5, ये आगे जा रहा है। अगर आप गौर करें ये दोबारा से आ गया, जिससे हमने जिस नंबर से शुरू किया, अगर आप गौर करें वही नंबर अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसका प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। आपको खुद भी पता चल गया होगा कि जब तकसीम का अमल करते हुए रिपीट हो जाए वही नंबर जो पहले जिसको आपने शुरू किया, तो समझ जाए कि ये आपका नॉन रिपीटेड में आएगा, सॉरी नॉन टर्मिनेट में आएगा, यानी गैर मुख्ततम में आएगा। ये ख़त्म नहीं होगा, आप चाहे जितनी दफ़ा मर्जी तकसीम करते जाएं, इसका तकसीम का अमल नहीं रुकेगा। यानी कोई ना कोई नंबर यहाँ पे बचता रहेगा, इसलिए आप बच जाएगा, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेट में आएगी, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू जो है वो रुक नहीं रही है, यानी इसका प्रोसेस चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप डॉट के ज़रिए ज़ाहिर कर सकते हैं कि भाई ये आगे प्रोसेस चल रहा है, यानी कंटिन्यू है, ठीक है। ये डॉट इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे 5/7 बराबर है 0.7814 28 है, जो कि आगे चल रहा है, यानी मजीद आगे बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट जो इसी कंडीशन जो बताई गई है वो है मुख्ततम की, ठीक है। एक गैर मुख्ततम और दूसरा आपका मुख्ततम है, यानी टर्मिनेट। ये बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ जिसमें ज़ाहिर बात है पॉइंट बताने की ज़रूरत है, मैं आपके लिए वो सवाल कर रही हूँ। तो ये आपका फर्स्ट है, पहले सवाल का फर्स्ट है। तो अब सेकंड करूंगी, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। तो सारी बात है यही मेथड आप जो सीख चुके होंगे, यही चीज़ें बाकी पर अप्लाई होती हैं, उन पर करके आप खुद ट्राई कीजिएगा। अपने हाथ से खुद प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा रियाजी की समझ आती है, सिर्फ देखने से या सुनने से टीचर को समझ नहीं आती। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं हल करते हैं तब तक आपको नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है मुख्ततम का आएगा, यानी जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, पहले सवाल का ही सेकंड है आपके पास, ठीक है। इसको आपने, ये आपका आता है टर्मिनेट में 5/7 है, डिवाइड करेंगे, ऊपर 3 है, 3 अंदर जाएगा, बाहर जब 5 लिखा जाएगा। अगर आपने यहाँ पे गौर किया हो 3 और 5 जाहिर बात है तकसीम का अमल करते हुए 3 जो है वो छोटा है, यानी तकसीम करने वाले रकम से छोटा अंदर आ रहा हो, तो इसका मतलब ये आपको इशारिया का इजाफा करने की जरूरत होती है। 0 लगाइए, इशारिया का इजाफा कीजिए, ठीक है। इशारिया नीचे इसकी वजह से 0 लग सकता है। अब 5 का टेबल 30 के लिए पड़ी, या तो यही नंबर आ जाए या इससे छोटा है, और ये पूरा तकसीम हो सकता है, यानी 5 6 बार 30 होता है। तो ये लास्ट पे जो आपके पास 0 बच रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 3/5 जो है वो 0.6 आता है, 6 आता है। तो ये एक मुख्ततम है वैल्यू, ठीक है। या आप इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं ये टर्मिनेट है, यानी इसका कहीं ना कहीं पे यहाँ पे तो पहले एक ही नंबर के बाद ये आंसर आ गया, ठीक है। बाद में भी हो सकता है 2 या 3 वैल्यूज आती हैं इशारिया के बाद, 2 या 3 के बाद जाके 0 नीचे आता हो, यानी ये सिचुएशन कंडीशन पर सवाल के डिपेंड करता है। तो इसी हिसाब से आप देखिए और समझिए। तो यहाँ पे क्योंकि पहले स्टेप में ही हमारा सवाल हल हो गया, तो कुछ में ये ज़्यादा हो सकते हैं। तो जारी बात है जहाँ पे ये ख़त्म हो जाए, यानी तकसीम के अमल के लिए ऑलमोस्ट आपको पहले सवाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कितनी दफ़ा तकसीम का अमल हुआ है, 5 टाइम हुआ है, ठीक है। यानी ये जो तकसीम का अमल है ना, ये 5 दफ़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट आपको जितने भी सवाल हैं इतना करके चेक करने की ज़रूरत होती है। अगर तो 1-2 स्टेप में, जैसे कि फर्स्ट में ही हो गया हल, बाकी किसी में 2-3 में भी हो सकता है, ठीक है।
तो जिसमें रिपीट होता जाएगा, ये तकसीम करने वाली रकम दोबारा से कहीं तकसीम के अमल में आ जाती है। जब ये चीज़ आ जाए आप फ़ौरन सवाल को छोड़ दीजिए, आपको पता चल जाता है कि भाई ये नॉन टर्मिनेटेड है, यानी ये इसकी तकसीम ख़त्म नहीं होगी चाहे आप जितनी मर्जी करते जाएं। जब ये चीज़ आ जाए फ़ौरन आपकी कंडीशन के हिसाब से जो कि आपके सवाल में कही गई है उस लफ्ज़ को लिख दीजिए कि ये वैल्यू ये वाली है। यानी अब यहाँ पे इसकी बात की जाए तो ये मुख्ततम यानी टर्मिनेट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे नातक अदाद जो आपके नंबर्स होते हैं पी ओवर क्यू यानी बटे की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में, इनको आपने इशारिया में पहले नंबर पे करना है। क्या इनका काम आपने जो प्रोसेस में होगा आपका काम ये होगा कि इसको पहले इशारिया में चेंज करना है, ठीक है। वो तो सारी बात है, जब तकसीम का अमल होता है तो इशारिया में ही आपका आंसर आता है, लेकिन पहले इन्होंने कह दिया कि आपने इसको इशारिया में चेंज करना है जो कि आप तकसीम के अमल से करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने ये बतानी है कि इसमें मतवाली और गैर मतवाली जो कसूर हैं वो बतानी है, जो कि आपके इंग्लिश में रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। अगर आपने पहले सवालों में गौर किया तकसीम का ये जो अमल होता है ना, यहाँ पे जो आंसर आता है आपका, ठीक है, पहले ही आप अगर इन तकसीम के अमल की बात की जाए तो जो कि आप प्राइमरी हिस्से में सीखते हैं तो उनके जो एक नाम होते हैं, यानी तकसीम का अमल जाहिर बात है आपके लेवल के हिसाब से चीज़ों को ऐड किया जाता है बुक के अंदर। तो पहले इनको तकसीम का अमल आपको सिखाया, यानी ये आप आई होप जो 4-5 के बच्चे पढ़ के आ चुके हैं आप लोग प्राइमरी हिस्से में ये डिवीजन का अमल, तकसीम का अमल जो है वो सीख चुके होते हैं इशारिया वाला। अब यहाँ पे जो आप 8 क्लास में आ गए हैं वही अमल कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इजाफा क्या हुआ है, इजाफा ये हुआ कि आपने बताना है कि भाई ये जो तकसीम का अमल आपने किया है इसमें जो रिपीटेड है नॉन रिपीटेड है, यानी जो आंसर आया ना उसी में आपने बताना है। फर्ज करें यहाँ पे इसी का मैं अगर आंसर पहले से लिख देती हूँ, 9 एक है, 6 6 6, यानी इस तरह 6 आता जाएगा, यानी आंसर आ रहा है इसी सवाल का। मैं सिर्फ पॉइंट को बताने के लिए पहले से इसका आंसर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे 6 6 6 आ रहा है। अब ये क्या है, रिपीट है, ठीक है। इसको नाम क्या दिया जा रहा है, रिपीटेड, ये जो बार बार आ रहा है, ठीक है। इसको लफ्ज़ को आपने समझना है, जो बार बार हिंसा डिजिट आ रहा हो, नंबर आ रहा हो, तो इसका मतलब ये आपकी रियाजी की ज़ुबान में इसको नाम क्या दिया जाता है, मतवाली और गैर मतवाली। अब ये जो रिपीट हो रहा है ये आपका मतवाली होगा, ठीक है। और जहाँ पे फर्ज करें अब दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूँ ये वाला, इसका आंसर आता है आपके पास 0.75, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें आंसर में कोई भी नंबर या डिजिट या हिंसा जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। रिपीट जब नहीं होगा तो जाहिर बात है ये किस टर्म में आएगा, या कि इसको रियाजी की ज़ुबान में क्या नाम दिया जाता है, आपका नॉन रिपीटेड है या फिर ये गैर मतवाली कसूर है। और यही चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया कि यानी रिपीट जो हो रहा होगा वो आपका रिपीटेड है में आ जाएगा। जो रिपीट कोई भी आगे हिंसा आ जाए वो रिपीट यानी एक होना चाहिए, एक नंबर, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, इस तरह जहाँ पे नहीं आ रहा वहाँ ये नॉन में चला जाएगा, नॉन रिपीटेड में चला जाएगा, और जहाँ पे रिपीट हो रहा होगा वो ये रिपीटेड में चला जाएगा। तो यही पॉइंट है। सारे सवाल बाकी जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं आप प्लीज़ उनको इन्हीं 2 सवालों को अच्छे तरीके से समझ के खुद अपने तौर पर प्रैक्टिस करके खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश है आप प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। बट आई होप ये इजी है क्योंकि इसका हाफ प्रोसेस या अमल आप पहले से सीख चुके होते हैं छोटी क्लासेस में। अब जो आपके लेवल के हिसाब से चीज़ ऐड की गई है वो आपके मुख्ततम और गैर मुख्ततम होते हैं, रिपीटेड नॉन रिपीटेड, यानी अल्फाज का आपके फ़र्क हो गया, इजाफा कर दिया गया इनका, बस उन्हीं को आपने समझना है और इनको अप्लाई करना होता है। तो आपका सवाल जारी बात है हल हो जाता है। जो इन पॉइंट को नहीं समझते हैं उनके लिए जारी बात है सवाल को समझना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो इन द एंड जारी बात है बच्चे 8 क्लास में क्लासेस को छोड़ देते हैं या फिर पढ़ना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और जारी बात है इन द एंड या तो पेपर में चीटिंग करते हैं या फिर आपको पता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं पेपर में उनके मार्क्स क्या होते हैं।
ठीक है। तो इसलिए अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए। ये रियाजी जो है वो आपको ना सिर्फ आपकी जो क्लास का एक लेवल है उसको पास करने में मदद करता है, बल्कि ये रियाजी आपको ज़िंदगी के जो हालात हैं, ज़िंदगी में जो पेश आने वाली मुश्किलात होती हैं, उन्हीं को समझने में, मुश्किलात को जो है वो समझने में आपकी ये मदद करता है। यानी ये बच्चे जो रियाजी में अपने जहन को खपा रहे होते हैं, ये एक तरह से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो होने वाली मुश्किलात होती हैं उनको समझने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हम नंबर की शक्ल में अपनी ज़िंदगी के हालात को हल कर रहे हो। यानी यहाँ पे जो आप सीखते हैं कि भाई सोचते हैं, ठीक है। अगर आप जब भी कोई सवाल करते हैं, अगर आपने गौर किया, आप खुद करने वाले बच्चे होंगे, जारी बात है प्रैक्टिस जब करते होंगे तो आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। हेल्पिंग बुक से तो जारी बात है सामने से देख के कॉपी हो जाता है, वो जारी बात है आपको फ़ायदा भी नहीं होता। और इसीलिए क्लासेस में या स्कूलों में इस चीज़ के लिए मना किया जाता है कि आपको हैंडबुक या खुलासे जो वो इस्तेमाल नहीं करनी। वजह ये होता है कि भाई आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, वजह ये होती है, जो कि आई थिंक इस चीज़ को कम मेंशन किया जाता है, लेकिन मेन मकसद यही होता है कि बच्चा खुद अपने तौर पर प्रैक्टिस करे, खुद हल करना सीखे, अपने दिमाग को चलाना सीखे। जब आप दिमाग को चलाना सीखते हैं तो जाहिर बात है अपनी ज़िंदगी के हालात को समझना, उनके लिए मुश्किलात को जो भी हो दरपेश, जाहिर बात है हम इंसान हैं और ज़िंदगी में ये चीज़ें हमारे एक आम और कॉमन बात है, तो इन्हीं को समझना जाहिर बात है आपके लिए ज़िंदगी को आसान भी बनाता है। जब आप मुश्किलात को समझ के उसका कोई हल निकालते हैं, उसका कोई आंसर ढूंढ लेते हैं, तो आपकी और शायद आपके आसपास वालों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। और आप नहीं, जहाँ पे आप सोसाइटी में रह रहे होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। तो बैक टू द टॉपिक के यहाँ पे आपने तकसीम का अमल करना है, जाहिर बात है, जो कि आई होप पिछले सवाल में भी आप सीख चुके हैं। तो जाहिर बात है दोबारा उसी मेथड को मैं रिपीट करूंगी। तकसीम का अमल वही रहेगा। अब सवाल के हिसाब से, आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से इजाफा ये हुआ है कि आपको बताना है कि भाई ये जो आपका आंसर आया इसमें रिपीटेड और नॉन रिपीटेड कौन से हैं। और आई होप मैंने पहले ये पॉइंट काफ़ी वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जिसमें ये रिपीट हो जाएगा एक नंबर, एक ही नंबर होना चाहिए, एक ही ट्विन समझ लीजिए। ट्विन में एज ए एग्जाम्पल बात करती हूँ, ट्विन से आपको पता चल जाता है कि एक जैसी शक्ल, ठीक है, एक जैसी शक्ल होती है इंसानों की, लेकिन यहाँ पे किसकी शक्ल है, आपके ये लिखे हुए जो नंबर्स होते हैं इनकी शक्ल एक जैसी होनी चाहिए। तो तकसीम का अमल शुरू करते हैं। 6 है तो इसका मतलब इशारिया लगा के, सॉरी ये पहले से मैंने लिख दिया आंसर, तो 0 लगाइए इशारिया, ठीक है, इशारिया लगाइए, 0 का इजाफा कीजिए 6 के साथ, ठीक है, इशारिया 0। तो 6 का टेबल अब आपने पढ़ना है 60 के लिए, तो 60 आ जाए या फिर इससे कोई छोटा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप तकसीम का अमल करते हैं, 7 8 बार 56 है, ठीक है, 7 8 बार 56 है। यहाँ पे टेबल की एक बात भी करना चाहूँगी, मैंने इवन हाई हिस्से के बच्चों को भी टेबल के लिए काफ़ी एक स्ट्रगल करते हुए पाया है कि उनको आते ही नहीं है, ठीक है, याद ही नहीं किए होते, जाहिर बात है, या फिर दोबारा से उनको ऐड कर रहे होते हैं अलग से, यानी ज़ुबानी याद नहीं करते हैं। यानी अगर आपको रियाजी में अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से पास होना है, रियाजी को अच्छे तरीके से हल करना आना चाहिए आपको, या आप सीखना चाहते हैं कि आपको रियाजी करना या हल करना जो है वो आ जाए, तो ये इसी सूरत में मुमकिन होगा। आपको टेबल जो है वो फिंगर पर याद होने चाहिए, जो फिंगर टिप्स होती हैं, यानी फ़ौरन से आपको याद आने चाहिए कि भाई 8 का टेबल, यानी जितना भी आपको पढ़ना है 1 2 5 6 10 जितना भी पढ़ना हो, इतना आपको फ़ौरन आपके ज़हन में नंबर आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इसकी ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका सवाल का जो एक टाइम होता है, आपको पता है पेपर में आपको एक टाइम दिया जाता है, उसी टाइम में आपको हल करना होता है, और ये इसी सूरत में मुमकिन हो पाता है जब आप अपने सवालों को प्रैक्टिस कर चुके हों, बार बार उनके टेस्ट दे चुके हों, सवालों की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बार बार हल करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो ऐसे सूरत में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपके लिए जारी बात है एक शॉर्ट टाइम में जल्दी से पेपर को हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो जारी बात है आपको भी पता है काफ़ी मुश्किल पेश आती है, और समटाइम इतना टाइम होने के बावजूद भी पेपर पूरा कुछ बच्चे जो है वो हल नहीं कर पाते हैं, वजह उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की होती। उनका जो एक टाइमिंग पीरियड होना चाहिए कि भाई इतने टाइम में मुझे ये सवाल हल कर लेना है, तो ये चीज़ें उसी वक्त सही होती हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करके टेस्ट दे के अपनी
एक टाइम जो स्पीड होती है उसको बढ़ाते हैं, सीखने का जो एक अमल है उसको भी बढ़ाते हैं, तो जाहिर बात है फिर ही आप कम टाइम में, या जब पेपर का एक टाइम होता है जो कि एक, अगर आप ऑब्जेक्टिव करते हैं तो जाहिर बात है उसके लिए कुछ टाइम होते हैं, लेकिन जो आपका सब्जेक्टिव हिस्सा उसमें ज़्यादा टाइम दिया जाता है। तो जाहिर बात है जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए चाहे जितना भी टाइम दिया जाए वो आपके लिए कम लगेगा आपको। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए जल्द से जल्द इस सवाल को हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बैक टू द टॉपिक, आई होप ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको बताए जाते हैं ये रिलेटेड होते हैं, आई होप आपको बुरा ना लगे। अगर आप में से किसी को ये चीज़ लगता है कि आपको सही बात नहीं लगी है, आप तब भी कमेंट में लिख सकते हैं। अग्री या डिसएग्री भी करते हैं तब भी आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। तो बैक टू द टॉपिक, टेबल 7 8 7 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 में से 56 गया तो ये 4 बचता है, ठीक है। इशारे का दोबारा से फिर 0 लगाएगा वो, तो यहाँ पे 4 के साथ 0 का इजाफा करने की वजह जाहिर बात है 4, क्योंकि बाहर वाली जो वैल्यू होती है जिससे तकसीम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, उसके लिए अगर वैल्यू छोटी आ जाए, उससे छोटी हो, तो जाहिर बात है आपको 0 का इजाफा करना पड़ता है, जो कि आप इशारिया की वजह से करते हैं। 0 इशारिया जो कि यहाँ पे लगा चुके हैं आप। तो यहाँ पे 40 है, 8 5 पर 40। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये तो तकसीम का अमल ख़त्म हो गया, नहीं यानी नेक्स्ट आपका कोई वैल्यू नहीं है तकसीम करने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने अगर गौर किया, मैंने जब आपको पॉइंट बता रही थी कि आपको सवाल में कैसे जो आंसर लिखे थे, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, इसका आंसर इस तरफ लिख दिया था और इसका आंसर इस तरफ लिख दिया था। यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया, तो आई होप यहाँ पे जो मिस्टेक हुई थी बताते हुए पता चल गई हो कि इसका आंसर इस तरफ और इसका इस तरफ लिख दिया था। तो इसका आंसर आने के बाद जाहिर बात आपको पता चल गया है कि यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया था कि 0.75, यानी यहाँ पे जहाँ पे आंसर आपका ख़त्म हो जाए, यानी मज़ीद आप कोई तकसीम का अमल या नेक्स्ट कोई वैल्यू ना बचे, तो ऐसी सूरत में ये आपका जो है वो एक तो ये मुख्ततम है, टर्मिनेट है, ठीक है। यानी आपके 2 चीज़ें इसमें आती हैं, टर्मिनेट हो गया यानी यहाँ पे आंसर इसका ख़त्म है। सेकंड जो आपके इस सवाल के हिसाब से कंडीशन है कि आपने बताना है कि आया इसका जो जवाब आया ना उसमें कोई रिपीटेड तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई रिपीटेड है तो यहाँ पे अगर आप गौर करें जो आंसर आए हैं ना, जो आंसर होते हैं उनको आपने सिर्फ चेक करना है। तो यहाँ पे 7 5 है जो कि डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये रिपीटेड नहीं है, तो यानी इसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीटेड नहीं है, तो इसलिए ये जो है वो आपका गैर मतवाली, ठीक है। उर्दू में इसको गैर मतवाली और इंग्लिश में आप नॉन रिपीटेड जो वो कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये एक गैर मतवाली, ठीक है, कसूर है, ठीक है, कसर इशारिया है, ठीक है। कसर लिखेंगे आप इशारिया, यानी जो आंसर आया यानी इशारिया में आया ना, पॉइंट में आया, डेसिमल में आपका आया, तो ये आपकी पॉइंट वाली वैल्यूज है, लेकिन ये नॉन रिपीटेड है। तो अब नेक्स्ट जो आपका सवाल है 11 अंदर आएगा और 11 12 से छोटा है, तो सारी बातें आपको पता है क्या करेंगे आप, 0 लगाएं, इशारिया लगाएं, इशारे का आप यहाँ पे 0 का इजाफा करते हैं मेथड के हिसाब से। अब ये 110 हो गया। अब आपने देखना है कि 12 का पहाड़ा पड़े तो 110 है या फिर इससे कोई छोटा नंबर है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 8 12 9 बार जो है वो आपका 108 होता है, ठीक है। 108 110 में से 100 गया तो बाकी 10 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब फिर आप गौर करें तो जिसको आपने तकसीम करना है, तकसीम करने वाले से एक छोटा नंबर बनता है, दोबारा से फिर इसके 0 का इजाफा कीजिए तो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, इशारिया यहाँ पे होता है ना, ठीक है। यहाँ पे इशारिया है और यहाँ पे आपके पास 10 11 के नीचे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे क्योंकि 8 था, मार्कर की वजह से मुझे भी यहाँ पे गलती लगी है, यहाँ पे मैं 100 समझ रही हूँ, ठीक है। 108 है, ठीक है। 108 में से 110 में से 108 आपने निकालना है, तो बाकी जाहिर बात है आपको पता है
10 में से 8 गया तो बाकी आपके पास 2 आता है। तो सॉरी मार्कर की वजह से यहाँ पे मैं 0 कंसीडर कर रही थी, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा। ठीक है, अब 2 और 12 फिर से ये छोटा नंबर है, तो 0 का इजाफा कीजिए, जो कि आप इशारिया लगा चुके हैं, उसका सिर्फ आप इजाफा करते रहते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़िए, 20 है, ये से छोटा 12 2 बार 24 होता है, तो 12 एक बार पे कर लेंगे, तो 20 में से 12 गए तो आपके पास आंसर आता है 8। ठीक है, फिर 0 का इजाफा कीजिए, 80 हो जाता है। अब 12 को करेंगे 12 5 12 6 बार 72 आता है। ठीक है, तो फिर 80 में से 72 गया तो 8 बचा। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये पॉइंट आप पहले भी सीख चुके हैं, आपको पता है कि जब सेम नंबर, ठीक है, कि सेम नंबर दोबारा से रिपीट हो जाए, आप समझ जाइए कि इसका तकसीम का अमल रुकने वाला नहीं है, यानी ये कंटिन्यू है, चलता जाएगा। तो यहाँ पे 80 का दोबारा से फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, 72 आएगा यहाँ पे, तो फिर दोबारा से 8 बचा, फिर से 72। आप जितनी दफ़ा मर्जी लिखते जाइए 72 आता जाएगा। तो अब इसको लिखना कैसे, आपने आंसर में मीडियम के हिसाब से लिख लीजिए। अगर आपका उर्दू मीडियम है तो आप मतवाली लिखेंगे अभी इसको। ठीक है, और इंग्लिश में आपका जारी बात है ये रिपीटेड आएगा। तो जब आप लिखेंगे रियाजी की ज़ुबान में आप जब लिखेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नीचे नज़र नहीं आएगा तो यहाँ पे, लेकिन आप जब लिख रहे होंगे तो जारी बात नेक्स्ट जो आगे जगह होगी वहीं पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे 11/12 बराबर है 0 इशारिया रियाजी की ज़ुबान में लिख रहे हैं अभी 6 है, और आगे ये डॉट आपको पता है, इसका मतलब ये कंटिन्यू है, मुसलसल चल रहा है ये अमल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 0.1 और 6 के ऊपर ये बार लगा दी जाती है, और ये बार, ये छोटी सी माइनस, ठीक है, ये बार जो है इस चीज़ को जाहिर करता है कि ये रिपीटेड है, यानी यही हिंसा या डिजिट जो है वो रिपीटेड आ रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर ये बार लगाई गई है। रियाजी में इस चीज़ को इस तरह जाहिर किया जाता है। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपकी मददगार साबित हुई हो। अगर आज की वीडियो आपके लिए आपके एक्सरसाइज को हल करने में आपके लिए मददगार साबित हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और अपने स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके और वो रियाजी को हल करना जब वो सीख पाएँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।